टॉपिक का नाम है एक्सपेरिमेंट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में है। और जब किसी को किसी पर मजाक करना होता है तो कहते हैं कि इस तरह के तुगलकी काम मत करो, मतलब द वर्क इन हेस्ट एक मुहावरा बन गया है। मोहम्मद तुगलक के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। कुछ इतिहासकारों ने मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, कुछ ने उन्हें समय से आगे का बादशाह बताया या सुल्तान बताया जो अपने समय से आगे की सोचते थे। कुछ लोगों ने ये कहा कि उनमें जो पॉलिसी जो उन्होंने अख्तियार किया था उसमें कंसिस्टेंसी नहीं था, देयर वाज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन हिज पॉलिसीज। और उनके जो समकालीन जो इतिहासकार थे, खास करके मोरक्को का इब्न बतूता, जियाउद्दीन बारनी और इसामी, ये तीन इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं जो हमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी विस्तृत रूप से देते हैं। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है उसका शीर्षक है एक्सपेरिमेंट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, और इसी में किंगशिप ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक भी छुपा हुआ है। तो हम जो इम्पोर्टेंट जो इसके जो एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में हम व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। रेवेन्यू रिफॉर्म्स के बारे में, दूसरा टैक्सेशन इन दोआब, तीसरा अटेम्प्ट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, चौथा ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, पांचवा इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, रिलीजियस पॉलिसी, एडवेंचर ऑफ खोरासान एक्सपेडिशंस ऑन कैराजल, और इसके अलावा डिफरेंट रिवोल्ट्स ड्यूरिंग हिज पीरियड एंड व्हाट वेर द रीजन फॉर द रिकरिंग रिवोल्ट्स ड्यूरिंग हिज पीरियड। ये सारे इंपॉर्टेंट फैसेट्स को हम आज एग्जामिन करेंगे और हम बताएंगे कि आखिर मोहम्मद तुगलक का इतिहास में कहाँ स्थान है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद तुगलक 1325 एडी में एक्सेशन हुआ इसका, और 1351 एडी और 1351 एडी तक इनका शासन दिल्ली के सल्तनत पर चला। इनके पिता गियासुद्दीन तुगलक ने खलजी वंश को समाप्त करके और उसके बाद में तुगलक डायनेस्टी की स्थापना किया था। कुछ लोगों का ये कहना है कि गियासुद्दीन तुगलक के हत्या में या मृत्यु में मोहम्मद तुगलक का हाथ था। हालांकि इसको पूरे तरह से निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है रेवेन्यू रिफॉर्म्स, जैसा कि आपको मैंने अलाउद्दीन खलजी के लेक्चर में बताया था कि अलाउद्दीन खलजी ने दोआब में और दूसरे इलाकों में मेजरमेंट का सिस्टम अपनाया। आप देखेंगे कि मंगोल का जो थ्रेट था वो कांस्टेंट दिल्ली सल्तनत पर हमेशा रहता था, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी मंगोल के थ्रेट्स लगातार मौजूद रहे हैं और एक दो बार अटैक भी किया गया है, और जिसके कारण से दिल्ली सल्तनत को सेना पर विशेष रूप से ध्यान देना होता था। तो इसीलिए जो रेवेन्यू रिफॉर्म्स है इसमें उन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के जो रिफॉर्म्स किए गए थे उनके द्वारा लैंड रेवेन्यू के मामले में, उसमें उन्होंने क्या किया कि सारे जमीन की पैमाइश करा करके उसका रजिस्ट्रेशन किया कि इनकम, और सारे जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उनको ये ताकीद किया गया कि जो रेवेन्यू और जो एक्सपेंडिचर, जो आमदनी हो रही है और जो खर्चे हो रहे हैं, उसका अलग से ब्यौरा दिल्ली के सुल्तान को प्रस्तुत किया जाए, और उसमें ये देखा जाए कि कहाँ कहाँ क्या क्या खर्च हो रहे हैं, ग्रॉस कितना खर्चा हो रहा है। उसके बाद में जो कर्मचारियों को तनख्वाह वगैरह देने के बाद में
कितना बच जा रहा है, वो नेट जो प्रॉफिट है, वो नेट रेवेन्यू रिसीट और प्लस द डिटेल्स ऑफ द एक्सपेंडिचर, इसका ब्यौरा देने के लिए सुल्तान ने सभी प्रोविंशियल गवर्नर को ताकीद किया। और इसका मकसद क्या था कि सारे जो पूरे जो सल्तनत है उसमें एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ रेवेन्यू सिस्टम लागू किया जा सके और कोई भी इलाका बिना असेसमेंट का ना रहे। हर एक इलाके को, हर एक विलेज को असेसमेंट किया जाए और वहाँ से रिवेन्यू करेक्शन किया जाए। दोस्तों, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था और लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो शुरू में जो रिफॉर्म्स किए गए थे उसी का एक एक्सटेंशन था। तो यह किसी भी हालत में इसको खराब नहीं माना जाएगा, अच्छा ही माना जाएगा। लेकिन जैसे कि बहुत सारे आप जब पॉलिसी अख्तियार करते हैं तो क्या होता है, हमारे देश में अक्सर जो ब्यूरोक्रेसी है या जो वहाँ निचले स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन का बोलबाला रहता है। शुरू में भी रहा है, अभी भी है। तो होता क्या है कि जो आपको जो असेसमेंट करना चाहिए लैंड रेवेन्यू का, उसमें निपोटिज्म, भाई भतीजावाद, जहाँ पर जितना ज़्यादा असेसमेंट करना चाहिए वहाँ न करके कम करना, कुछ जो फैलो लैंड है उसको मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड है उसको फैलो लैंड दिखा देना, फैलो लैंड को मीडियम लेवल का लैंड दिखा देना। तो ये हिंदुस्तान में शुरू से ही चलता आ रहा है। तो ये भी जो लैंड रिफॉर्म है, माने रिवेन्यू रिफॉर्म जिसको आप कहेंगे, वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। और कामयाब नहीं होने का क्या कारण था उस ज़माने के हिसाब से कि बहुत सारे जो इसमें कार्रवाई निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए वो निष्पक्ष रूप से ब्यूरोक्रेसी के द्वारा नहीं किया जा सका। दूसरा, टैक्सेशन इन दोआब। दूसरा जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो था दोआब में टैक्सेशन। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि दोआब में टैक्सेशन अलाउद्दीन खिलजी ने 50% बढ़ा दिया था और इसी के मद्देनज़र इन्होंने भी, मोहम्मद तुगलक ने भी दोआब में टैक्सेशन लगाया। और बहुत सारे इतिहासकारों का ये कहना है कि टैक्सेशन उनके द्वारा 10% या 15% ही बढ़ाए गए थे, ज़्यादा नहीं बढ़ाए गए थे। लेकिन इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि जिस समय में ये टैक्सेशन किया गया था उस समय में दोआब इलाके में ज़बरदस्त अकाल पड़ा हुआ था और जिसके कारण से जो नॉर्मल जो टैक्सेस थे वही जनता नहीं दे पा रही थी। तो अब जो बढ़े हुए जो टैक्स थे उसको देने की स्थिति में जनता थी नहीं, इसीलिए जनता गांव छोड़ करके भाग जाती थी। और इसमें तुरा ये हुआ कि जो जनता, जो कल्टीवेटर या किसान गांव छोड़ करके भागे, उनको पकड़ पकड़ करके उनके साथ में टैक्स वसूला जाता था या उनको मारा पीटा जाता था। तो एक बहुत ज़्यादा जो निचले जो उनके जो अधिकारी कर्मचारी थे वो कल्टीवेटर और किसानों के साथ में जो टैक्स नहीं दे पाते थे या गांव से भाग जाते थे, उनके साथ में बहुत ही बेरहमी से वो पेश आए और इसके कारण से बहुत सारे ज़मीन जो खेती योग्य ज़मीन थे लोग छोड़ करके भाग गए। तो ये भी जो प्रयोग था, हालांकि ये प्रयोग कोई अभिनव प्रयोग नहीं था, ये प्रयोग केवल अलाउद्दीन खिलजी का ही एक्सटेंशन था। और परिस्थितियों के हिसाब से, चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक को एक बहुत बड़े सेना रखना था और चूंकि उसका साम्राज्य, आपको मैं बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी ने तो दक्षिण भारत में केवल वहाँ के जो राजा महाराजे थे, जो हिंदू किंग्स थे, उनको केवल हराया था, उनसे ट्रिब्यूट वसूला था। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, उन सारे इलाकों को अपने इलाके में मतलब सल्तनत में मिला दिया। तो दोस्तों, आप ये समझेंगे कि सल्तनत का विस्तार मोहम्मद तुगलक के समय में जितना हुआ
और जितना बड़े एरिया में उनका साम्राज्य था उतना न तो पूर्व में पहले के सुल्तान के पीरियड में था और न बाद के सुल्तान के पीरियड में सल्तनत के दौरान हुआ। ये केवल और केवल जब अकबर का शासन आया 200 वर्षों के बाद में, उसके बाद से हिंदुस्तान में इतने बड़े भूभाग पर किसी हिंदुस्तानी शासक का कब्जा हुआ। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे इलाके जिसको कि अलाउद्दीन खिलजी ने केवल और केवल खास करके दक्षिण भारत और डेक्कान के इलाके को, जैसे कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था कि उस जमाने में 4 इंपॉर्टेंट जो है हिंदू किंगडम्स थे। जब लेटर चालुक्यास और चोला डायनेस्टी का पतन हो गया, और वो कौन कौन से थे जो मैंने बताया था, काकात्यास जिनकी राजधानी वारंगल में थी, यादवास जिनकी राजधानी देवगिरी में थी, होयसालास जिनकी राजधानी द्वार समुद्र में थी, और पांड्यास जिनकी राजधानी मदुरई में थी। अब इन 4 जो महत्वपूर्ण किंगडम थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने तो वहां पर लूटा, उनको सबजुगेट किया, उनको अपनी सुजरेंटी या सार्वभौमिकता मानने के लिए बाध्य कर दिया। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? मोहम्मद तुगलक ने इन सारे जो हिंदू राज थे उसको अपने सल्तनत में मिलाने का काम किया। और ये दोस्तों, ये सबसे बड़ा माइनस फैक्टर था, ये एक्सपेरिमेंट एकदम टोटल निगेटिव था। क्यों? कि उस जमाने में जब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, जब प्रशासन इतने दूर से करना आसान काम नहीं था, ऐसी स्थिति में इतने बड़े भूभाग को बंगाल से लेकर के और मदुरई तक इन इलाकों को डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल काम था। और इसीलिए आपने देखा होगा, अभी जो हम सबसे लास्ट में बताएंगे कि डिफरेंट रिवोल्ट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसके पीरियड में सबसे ज़्यादा रिवोल्ट हुए, और इसके कारण से बहुत सारे राज्यों का या किंगडम्स का उदय हुआ। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। तो तीसरा जो पॉइंट था वो क्या था दोस्तों? अटेम्प्ट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। मोहम्मद तुगलक पहला शासक था जिसने एग्रीकल्चर पर के उसके इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दिया। इसके पहले किसी शासक ने कृषि पर, किसी के विस्तार पर, उसके उन्नति पर ध्यान नहीं दिया था। पहला सुल्तान था जिसने 70 लाख रुपया खर्चा किए थे उस जमाने के हिसाब से, आप समझ सकते हैं। और इसमें जनता को तकावी लोन दिया गया, नए नए उनको सीड्स प्रदान किए गए, मतलब बीज प्रदान किए गए, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए गए, कुआं खोदने के लिए, कैनाल के लिए पैसे दिए गए, कैनाल सिस्टम किया गया। ऐसा तो कोई सुल्तान ने, पहले के सुल्तान ने कभी किया ही नहीं। लेकिन और ये जो पूरा एरिया था वो आज की तारीख में दिल्ली और आसपास का इलाका, जैसे पंजाब और वेस्टर्न यूपी और दोआब का इलाका, इन इलाकों में एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए उनके द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए। और ये जो भूभाग था वो 60 वर्ग किलोमीटर के दायरे में दोआब के एरिया में फैला हुआ था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हालांकि उनका जो इंटेंशन था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो फेल क्यों हुआ? फेल इसलिए हुआ कि उन्होंने जो ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड था, जो अच्छे जो उसका सही ढंग से चुनाव नहीं किया, और जो स्टेट फार्मिंग की जो व्यवस्था उन्होंने किया था, जो इस लैंड को उन्होंने पूरी तरह से खालिसा लैंड में कन्वर्ट कर दिया। खालिसा लैंड मतलब क्रॉन लैंड। तो वहां भी जो उनके अच्छे इंटेंशन होने के बावजूद ये प्रयोग भी पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, और मात्र 3 साल के प्रयोग के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस प्रयोग को भी छोड़ दिया। ये एक गलत निर्णय था, क्योंकि आप जानते हैं कि इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी समय लगता है। 2 या 3 साल कोई बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता है जिसमें कि आप इसमें ज़्यादा सुधार की गुंजाइश हो, समय लगता है। लेकिन बिकॉज ही वॉज वेरी मच इन हेस्ट, वो बहुत जल्दीबाजी में रहते थे और तुरंत परिणाम की अपेक्षा करते थे, और इसीलिए उन्होंने इस प्रयोग को भी
3 साल के अंदर में ही छोड़ दिया। और एक कारण और भी था, जैसे कि आप जानते हैं कि जब स्टेट फार्मिंग करते हैं तो उसमें जो गवर्नमेंट के जो कारिंदे होते हैं वही उसमें लगे रहते हैं और उनके अपने हित भी होते हैं। दूसरा, जो चुनाव द सिलेक्शन ऑफ लैंड, वो भी ठीक ढंग से सिलेक्शन ऑफ लैंड नहीं किया गया। जो उर्वर भूमि है उसको सेलेक्ट नहीं किया गया। वहां भी बहुत सारे भ्रष्टाचार निचले स्तर के कर्मचारियों के द्वारा किए गए। तो इस कारण से बाद में जो एक बहुत अच्छा नायब प्रयोग था उसको भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि इसमें कोई बेहतर रिजल्ट नहीं आया। अब चौथा जो प्रयोग था वो दोस्तों था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, राजधानी का जो उन्होंने ट्रांसफर किया वो देवगिरी को बनाया। देवगिरी का नाम रखा उन्होंने दौलताबाद। अब जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, लेटर चालुक्य डायनेस्टी के समाप्त होने के बाद में यादवों के द्वारा शासन व्यवस्था डेक्कान में किया गया था और जिसकी राजधानी थी देवगिरी, जिसको बाद में दौलताबाद रखा गया। अब यहाँ ट्रांसफर करने का मकसद क्या था? अब बहुत सारे इतिहासकार ने अनेक प्रकार के उसके कारण बताएं, लेकिन जो 3-4 जो इंपॉर्टेंट कारण है वो ये था। पहला था कांस्टेंट थ्रेट फ्रॉम मंगोल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत के इस्टेब्लिशमेंट के बाद से ही मंगोलों का लगातार हिंदुस्तान पर आक्रमण होता रहा और सबसे ज़्यादा जो आक्रमण हुआ वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। तो पहला जो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, जो राजधानी को उन्होंने बदला, दिल्ली से जो वो ले गए देवगिरी, उसका रीजन क्या था? तो पहला रीजन था कांस्टेंट थ्रेट फ्रॉम मंगोल्स। अब बहुत सारे जो समकालीन इतिहासकार हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए जियाउद्दीन बारनी, जो उनके समकालीन इतिहासकार, वो कह रहे हैं कि हिंदू ट्रेडर्स को, वहाँ के नोबल्स को पनिश करने के कारण से मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी या दौलताबाद राजधानी को शिफ्ट किया। वो गलत है। पहला जो फैक्टर था वो था कांस्टेंट थ्रेट फ्रॉम मंगोल्स। दूसरा क्या था? देवगिरी वाज सेंट्रली लोकेटेड। अगर आप हिंदुस्तान का मैप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि देवगिरी या दौलताबाद से जितनी दूरी आपको बंगाल से है उतनी ही दूरी आपको सॉदर्न टिप ऑफ इंडिया है। तो इसी कारण से मतलब चारों दिशाओं में उसकी दूरी बराबर है। दिल्ली क्या हो, एक तरफ हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सल्तनत काल में सबसे ज्यादा राज्य का विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था, जहां पर उसका एरिया बंगाल से, पूरब में बंगाल से होता हुआ दक्षिण में मदुरै के सॉदर्न टिप तक पहुंच गया था और इधर सिंध, मुल्तान, पंजाब, ये सारे इलाके सल्तनत, राजपूताना सारे इलाके सल्तनत के अधीन में आ गए थे, गुजरात सहित। तो इस तरह से आप देखते हैं कि सारा हिंदुस्तान, जो आज का हिंदुस्तान है और इवन जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है आज का, वो पूरा एरिया सल्तनत का हिस्सा हो गया था। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि देवगिरी अगर सेंट्रली लोकेटेड है तो इसमें यहां से शासन प्रशासन ठीक ढंग से किए जा सकते हैं। तो दूसरा कारण यह था। और जैसा कि मैंने थ्रेट फ्रॉम मंगोल्स बताया, तो मंगोल्स का लगातार थ्रेट था। तो उन्होंने देखा कि अगर मान लीजिए देवगिरी में कैपिटल हम राजधानी बनाते हैं तो मंगोल्स वहां तक पहुंच नहीं सकते और उन्हें देवगिरी को कब्जा करना, दौलताबाद को कब्जा करना बहुत कठिन काम होगा। इसीलिए उन्होंने ट्रांसफर किया। तीसरा, उन्होंने ये देखा कि दक्षिण भारत में मुसलमानों का पॉपुलेशन बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमम है, ना के बराबर है, नगण्य है। अगर दौलताबाद में राजधानी बनाई जाती है तो इसके साथ में बहुत सारे जो मुस्लिम उलेमा है, क्लर्जीमैन है, जो विद्वान लोग हैं, जो नॉबल्स हैं, वो सारे, और चूंकि दक्षिण भारत का इलाका काफ़ी रिच इलाका रहा है, तो ये सारे लोग जब वहाँ जाएंगे और उस तरह से इस्लामिक जो कल्चर है उसका बढ़ावा मिलेगा। तो एक चीज़ आप हमेशा
समझिए, सल्तनत काल में रिलीजियस बाइगोट्री, धार्मिक कट्टरता बहुत ज़्यादा था और कोई सुल्तान चाहे ना चाहे उसको उलेमा और जो मौलवी मुल्ला और जो कट्टरपंथी जो इस्लामिक जो थियोलॉजियंस थे उनके हिसाब से काम करना होता था। उसके बारे में अभी बताएंगे आपको। तो तीसरा फैक्टर क्या था? तीसरा फैक्टर था कि जब उनका राज्य सल्तनत मदुरै से आगे माने हिंदुस्तान के सदर्न टिप तक पहुंच गया और तो उन्होंने देखा कि यहाँ इस इलाके में डेक्कान में और सदर्न इंडिया में मुस्लिमों की तादाद बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि अगर मैं वहाँ पर राजधानी बनाऊंगा तो उससे बहुत सारे मुस्लिम्स, उलेमा, थियोलॉजियंस, नॉबल्स वहाँ जाएंगे और चूंकि दक्षिण भारत बहुत रिच इलाका है इसीलिए वो धन के लालच में वहाँ पहुँचेंगे और इससे वहाँ पर उस इलाके में इस्लाम का विस्तार होगा, मुस्लिम पॉपुलेशन को बढ़ावा मिलेगा। ये उनका मेन मकसद था। तो ये 3 पॉइंट तो जो ये कारण थे। तो राजधानी का परिवर्तन देवगिरी में उन्होंने किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ? जैसे बहुत सारे लोगों का कहना है, जैसे वो समकालीन जो इतिहासकार हैं, कि उन्होंने दिल्ली की जनता से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। दिल्ली की जनता उनको चिट्ठियाँ लिखती थी जिसमें कि अपशब्द से भरे रहते थे, जिसके बारे में जियाउद्दीन बारनी और इब्न बतूता बताते हैं। तो इसके कारण से दिल्ली की जनता को पनिश करने के लिए उन्होंने राजधानी देवगिरी में स्थानांतरित किया। दूसरा, अब जो जनता थी, क्या पूरी जनता को, वहाँ की दिल्ली की सारे जनता को कहा गया कि आप देवगिरी चलिए, या कुछ खास लोगों को कहा गया जो नोबल्स थे, जो क्लर्जीमैन थे, जो सरकार के कारिंदे थे, क्या उनको कहा गया? इसमें इतिहासकारों में नैतिकता नहीं है, एक मत नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने, जैसे जियाउद्दीन बारनी ने कहा कि सुल्तान ने जब अपने घर के छत पर जाकर देखा तो उनको लगा कि पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है, पसरा हुआ है दिल्ली में, और इसे बहुत खुश हुए और इवन कुत्ता बिल्ली को भी नहीं छोड़ा गया। ये दिस इज जस्ट एन एग्जैगरेशन, अतिशयोक्ति है। अमूनन उन्होंने, सुल्तान ने जब दिल्ली से देवगिरी कैपिटल ट्रांसफ़र किया तो उस रास्ते में करीब 700 माइल्स का जो एरिया था उसमें उन्होंने छायादार पेड़ लगाए, 2-2 किलोमीटर पर सराय लगवाए जहाँ पर कि जनता रुक सकती है, और इसके अलावा रोड भी अच्छा बनाया गया ताकि लोगों को चलने फिरने में जाने में दिक्कत नहीं हो। और इसके अलावा हर 2 किलोमीटर सराय, और उसके बाद में जितने भी सूफी संत थे उनको वहाँ पर उन सरायों में पोस्टिंग किया गया। तो पूरी व्यवस्था की गई थी ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। लेकिन अल्टीमेटली लोग बहुत परेशान हुए, बहुत सारे लोग मर गए आने जाने में। और ये जो कैपिटल है वो मुश्किल से 6 साल तक चला, क्योंकि 1335 में इस कैपिटल को, देवगिरी कैपिटल को ख़त्म कर दिया गया और वापस दिल्ली, सुल्तान दिल्ली आ गया। उसका रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि वहाँ की जो आबो हवा थी वो नोबिलिटी को पसंद नहीं आ रहा था। दूसरा, उन्होंने देखा कि देवगिरी से हिंदुस्तान को शासन चलाना बहुत कठिन काम है। तीसरा, मंगोल के थ्रेट का सामना दिल्ली से ज़्यादा अच्छे ढंग से किया जा सकता था बनस्पति देवगिरी से। तो ये सारे फैक्टर, और बहुत सारे जो हिंदुस्तानी नॉर्थ इंडियन, उत्तर भारत के जो नोबिलिटी जो वहाँ गए थे वो होमसिक हो गए, तो वो भी दिल्ली की तरह कुछ कर दिए। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि यहाँ देवगिरी माने दौलताबाद से रह करके शासन प्रशासन नहीं चलाए जा सकते हैं, और अल्टीमेटली उन्होंने इस प्रयोग को भी 1335 में बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों, इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट यह है 2-3। पहला, जो मैंने अभी बताया, दक्षिण भारत में जहां पर कि मुस्लिम पॉपुलेशन शून्य था, लगभग नगण्य था, अब देवगिरी के कैपिटल बनने से दक्षिण भारत में भी मुस्लिमों का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दूसरा, वहाँ के जो लोकल गवर्नर्स थे उन्होंने जोर शोर से हिंदू पॉपुलेशन को मुसलमान बनाना शुरू कर दिया, तो मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। अब इसके कारण से बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ। दूसरा,
दक्षिण में खास करके डेक्कान में जब मुसलमानों का पॉपुलेशन देवगिरी और उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा बढ़ गया बिकॉज ऑफ द कन्वर्सन ऑफ हिंदू इनटू मुस्लिम्स, तो उर्दू लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। बहुत सारे लोगों को यह जानकारी नहीं है, उनको लगता है कि उर्दू लैंग्वेज जो है वो नॉर्दर्न इंडिया का लैंग्वेज है, पाकिस्तान का है, लेकिन गलत है। उर्दू की ओरिजिन ऑफ उर्दू भाषा का विकास हुआ। और दोस्तों आप जैसा जानते हैं कि उर्दू मतलब उर्दू आप उत्तर भारत में और अभी आप यहाँ हैदराबाद में इन इलाकों में आप यहाँ के मुसलमानों को, हिंदुओं को बात करते हुए पाएंगे, खास करके यूपी में बहुत ज़्यादा प्रचलन था आज़ादी से पहले। तो उर्दू का जो बेस है वो क्या है? उर्दू का जो बेस है वो है पर्शियन, और इसका जो सुपर स्ट्रक्चर है वो क्या है? ऊपरी हिस्सा वो है हिंदी। तो बेसिकली उर्दू का जो उद्भव हुआ वो पर्शियन और हिंदी के दोनों के सम्मिश्रण की भाषा को उर्दू कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? डेक्कान में, जो अभी पाकिस्तान की मुख्य भाषा है। तो इस तरह से सुल्तान को ये ट्रांसफर ऑफ कैपिटल जो दौलताबाद उन्होंने किया था उसको भी उन्होंने चेंज करना पड़ा। अब दोस्तों एक और अभिनव प्रयोग उनके द्वारा किया गया था, दैट वाज कॉल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। और टोकन करेंसी मतलब क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि जब अभी जो हिंदुस्तान में जो रुपया चल रहा है वो क्या है? एक होता है फेस वैल्यू और दूसरा होता है रियल वैल्यू। तो अब हम आपको बताते हैं कि रियल वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। अभी जो आप जैसे 100 रुपये का जो आप नोट देख रहे हैं वो क्या है? उसका वैल्यू है, फेस वैल्यू है वो। लेकिन रियल वैल्यू क्या है? वो एक कागज का टुकड़ा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो वास्तविक मूल्य है वो क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन फेस वैल्यू क्या है? 100 रुपये का नोट है, 100 रुपीज। तो सबसे पहले चाइना में टोकन करेंसी इजाद किया गया था। टोकन करेंसी क्या होता है? टोकन करेंसी वो करेंसी है जब आपका जिसका फेस वैल्यू तो है लेकिन रियल वैल्यू कुछ भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड टोकन करेंसी। तो आप अगर मान लीजिए आज की तारीख में जो हमारा जो करेंसी है 100 रुपीज का नोट है या 500 का नोट है, वो व्हाट इज दिस इज जस्ट ए टोकन करेंसी। सबसे पहले वर्ल्ड में चाइना के इंपीरियर ने टोकन करेंसी इजाद किया था। उसके बाद में पर्सिया में इसका इजाद हुआ। कुछ लोग कहना है कि उस जमाने में सिल्वर माने चांदी के सिक्के, जैसे कि आपने अल्तमस के समय में आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में टंका माने रुपया का इजाद किसने किया था? अल्तमस ने। और उसके जो टंका होते थे उसमें 1.75 ग्रेन्स होता था, आपने पढ़ा होगा। अब ये जो टोकन करेंसी जो उन्होंने इजाद किया उसके पीछे लॉजिक क्या था? कुछ लोगों का यह कहना है कि मोहम्मद तुगलक के समय में चूंकि सिल्वर का अभाव हो गया था, चांदी का अभाव हो गया था, उन्होंने टोकन करेंसी लागू किया था। कुछ लोगों का यह कहना है कि चूंकि उनको सेना को बहुत बड़े तादाद पर सेना को भर्ती करना था, क्योंकि उनको खोरासान सेंट्रल एशिया का हिस्सा है, वहाँ पर उन्हें युद्ध करने के लिए जाना था, अपने फोर्स को बढ़ाना था, और उन्होंने 3,70,000 फोर्स इसके लिए रिक्रूट किया था। तो इसीलिए वो चाहते थे कि सिल्वर कॉइन न दे करके टोकन करेंसी से काम किया जाए। अब इसने क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने इनने सिल्वर टंका को कॉपर टंका में बदल दिया और उसका मान रख दिया सिल्वर टंके के बराबर। सिल्वर टंका को कॉपर टंका कर दिया, मतलब सिल्वर जो मेटल था उसके बदले में कॉपर मेटल कर दिया और उसका मान रख दिया सिल्वर टंका के बराबर। इसमें यह हुआ कि बहुत सारे लोगों ने वो कॉपर टंके का इमिटेशन करना प्रारंभ कर दिया,
उनका जो टकसाल के द्वारा जो कॉपर टंका जो बनाया जाता था उसमें इतनी ज़्यादा माइन्यूटली उसका विश्लेषण नहीं होता था, जिससे कि जो दूसरे जो व्यापारी हैं जो या किसान हैं या दूसरे जो बदमाश किस्म के लोग हैं वो उसको इमिटेट ना कर सकें। तो अब धड़ल्ले से लोगों ने उसको नकल करना प्रारंभ कर दिया और लोग सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स को अपने घर में जमा करते रहे और कॉपर कॉइन्स में लैंड रिवेन्यू वगैरह या टैक्सेस गवर्नमेंट को देते रहे। इससे दो प्रभाव हुए। एक तो जो फॉरेन जो ट्रेड था हिंदुस्तान का वो पूरी तरह से बैठ गया। क्यों बैठा? क्योंकि जो फॉरेन जो ट्रेडर्स थे उन्होंने कॉपर कॉइन्स या वो जो टोकन करेंसी है उसको लेने से साफ मना कर दिया। तो फॉरेन करेंसी, डिक्लाइन इन फॉरेन ट्रेड। दूसरा जो टोकन करेंसी है, किसी भी टोकन करेंसी के लिए सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? विश्वसनीयता। जनता को लगे कि ये इस रुपये का मान है। अब क्या हुआ दोस्तों, बाजार में कॉपर कॉइन्स की बार आ गई और दाम आसमान छूने लगे, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स ये जो मेटल है लोगों ने अपने घरों में बंद करना शुरू कर दिया। अब इसके कारण से लोगों का जीना दुभर हो गया। तो इसीलिए बाद में इस प्रयोग को बंद करना पड़ा और सुल्तान ने क्या किया कि जिन लोगों ने कॉपर कॉइन्स जो टोकन करेंसी था उसके बदले में उन्होंने फिर उसको सिल्वर कॉइन्स दे करके दिया और इससे बहुत बड़ा राजस्व की हानि हुई। सुल्तान को उनके बहुत सारे जो धन थे जो खजाना में वो सब खाली हो गए। ये पहला शासक था जिसने हिंदुओं को भी मुसलमान के बराबर तवज्जो देना चालू किया। इससे पहले सल्तनत काल में चूंकि कट्टरपंथियों का बोलबाला होता था, तो रिलीजियस पॉलिसी में क्या था कि उन्होंने जो शासन के जो महत्वपूर्ण जो ओहदे थे उसके लिए मेरिटोरियस लोगों के लिए खोल दिया, ओपन हिंदू और मुसलमानों के लिए दोनों के लिए खोल दिया। और ये जो उसका नीति था मोहम्मद तुगलक को, ये जो कटमुल्ला या जो कट्टरपंथी थे उनको रास नहीं आया, उन्हें नागवार गुजरा। तो इसका असर क्या हुआ? इसका असर यह हुआ कि सारे जो कट्टरपंथी थे बाद के वर्षों में वो मोहम्मद तुगलक के खिलाफ हो गए और उनका जगह जगह पर क्रिटिसाइज करने लगे, आलोचना करने लगे और गालियों से बात करने लगे और बताया कि ये जो है सनकी है। इस तरह का उनको छवि को खराब करने की पूरी तरह से कोशिश किया। क्यों? कि कट्टरपंथियों को ज्यादा तवज्जो उन्होंने नहीं दिया। लेकिन 10 साल के बाद जब आपको मैंने अभी विभिन्न प्रयोगों के बारे में बताया और सारे प्रयोग 1 बाय 1 फेल हो गए, तो और जैसे कि अभी मैं आपको और बताऊंगा, तो बहुत सारे जब अभिनव जो प्रयोग उनके द्वारा किए गए थे वो फेल हो गए। जगह जगह सल्तनत में विद्रोह होने लगे, बहुत सारे सेना मारी गई। तो उसके बाद में मोहम्मद तुगलक का पोजीशन कमजोर हो गया आफ्टर 10 इयर्स। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, अपने रिलीजियस पॉलिसी को उन्होंने पलटा और वो क्या किया, अब उन्होंने उलेमा को, कट्टरपंथियों को महत्वपूर्ण स्थान देने की शुरुआत किया, पहला। दूसरा, जो अभी तक उन्होंने कैलिफ को कोई मान्यता प्रदान नहीं किया था, खलीफा को, उससे उन्होंने लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर मान्यता प्राप्त किया इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश लेजिटिमेसी अमॉन्ग द पीपुल। तो यह भी प्राप्त, मतलब धीरे धीरे उन्होंने उलेमाओं को, कट्टरपंथियों को ज्यादा महत्व देने लगा। और लेकिन इसका असर क्या हुआ, जो कट्टरपंथी थे वो मोहम्मद तुगलक से कभी भी उनके शासनकाल से या उनसे रिकॉन्साइल नहीं किया, उन्होंने समझौता नहीं किया। चाहे वो सूफी हो, चाहे वो काजी हो, चाहे मुल्ला हो, मौलवी हो, वो
मोहम्मद तुगलक को अपना सबसे कट्टर दुश्मन मानते थे। और दोस्तों, लोगों को या प्रोविंशियल गवर्नर्स को भड़काते थे सुल्तान के खिलाफ में। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसी कारण से बाद में फिरोज तुगलक ने को मजबूरी में उनके साथ में समझौता करना पड़ा और उन्हें ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठाने पड़े। और एक इंपॉर्टेंट जो उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो था एडवेंचर ऑफ खुरासान। और ये आने वाले दिनों में इसका असर हमें देखने को मिलता है, वो हम बताएंगे आपको। उन्होंने एक और अभिनव प्रयोग था, कराजल। अब कराजल के बारे में दोस्तों इतिहासकार एक मत में नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि कराजल जो एरिया है वो कुमाऊं का क्षेत्र है। आज का जो कुमाऊं का क्षेत्र है उत्तराखंड में, उसको कराजल उस जमाने में बोलते थे। अब यहाँ के जो राजा थे वो हिंदू शासक और ये सल्तनत के हिस्सा नहीं थे। कुछ तो वो उसको कब्जा करना चाहते थे, अपने अधीनता स्वीकार कराना चाहते थे। कुछ लोगों का कहना है कि कराजल के माध्यम से मोहम्मद बिन तुगलक तिब्बत पहुंचना चाहता था और तिब्बत से चाइना पर आक्रमण करना चाहता था। खैर, जो भी उसका मकसद हो, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि जो एडवर्स जो क्लाइमेट था, जो पहाड़ में आप देखते हैं हिमालय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ते हैं और हर ऊंचाई के साथ में क्लाइमेट बदलता रहता है, तेजी से बदलता है। तो सेना जो सुल्तान की सेना जो वहाँ गई, उसमें अधिकांश सेना मर गई और इससे उनका जो सैनिक जो ताकत था जो सुल्तान का, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ा। ये सारे जो प्रयोग उनके द्वारा किए गए, उसका इफेक्ट क्या हुआ? तो दोस्तों, इसका इफेक्ट ये हुआ कि पूरे सल्तनत काल में, खास करके मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम समय में, वो चूंकि 1351 ईस्वी तक जिंदा रहे। ठट्टा में इनकी मृत्यु हुई। ठट्टा कहाँ है? सिंध में। तो 1351 ईस्वी से मन करीब 10 साल पहले से, 15 साल पहले से आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक को सीरीज ऑफ रिवोल्ट का सामना करना पड़ा। सबसे पहले जो विद्रोह है वो दक्षिण भारत से ही शुरू हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं कि विजयनगर का साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336, जो ही मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी से हटे, उसके बाद में क्या हुआ? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया। क्योंकि आप देखेंगे 1336 में जो आपको मैंने अभी बताया कि बहुत सारे जो हिंदू राजवंश थे उसको हरा करके, पराजित करके, और तब इन्होंने सारे इलाके को अपने राज्य में मिला, सल्तनत में मिला लिया था। इसका बहुत जबरदस्त रिएक्शन हिंदुओं में हुआ। और एक उस जमाने के बहुत बड़े संत थे विद्यारण्य। ये बहुत बड़े हिंदू सुधारक, समाज सुधारक थे, और इन्हीं के दिशा निर्देश पर हरिहर और बुक्का, दो भाई ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया 1336 में। उसके बाद में 1347 में एडी में हसन गंगू ने बहमन शाह की उपाधि के साथ में यहाँ पर दक्कन में अपनी राजधानी स्थापित किया, जिसका की राजधानी था गुलबर्गा। अब तो ये भी एक रिएक्शन था। और दूसरा इसके बाद में और ये मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में ही हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बंगाल में विद्रोह हुए और बंगाल सल्तनत से आज़ाद हो गया। इसके बाद में राजपूताना में विद्रोह हुआ और हमीर देव ने बैटल ऑफ सगोली या संगोली कह सकते हैं, बैटल ऑफ, यहाँ पर सल्तनत के फोर्स को हरा दिया हमीर देव। और इस तरह से जो राजपूताना जो सल्तनत का हिस्सा था वो आज़ाद हो गया लगभग 1336 ईस्वी के लगभग में।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि सुल्तान एक जगह से विद्रोह को दबाने के बाद में दूसरे जगह विद्रोह दबाने के लिए वो जाता था और पुनः तीसरे जगह विद्रोह हो जाता था। उसी तरह से एक और जो माइनस पॉइंट था कि जब सुल्तान दक्षिण भारत में विद्रोह को दबाने के लिए गया था या अपनी सेना भेजा था, तो उसी समय में प्लेग की महामारी फैल गई थी और इसी कारण से सेना के बहुत सारे जवान और खास करके सुल्तान भी स्वतः बीमार पड़ गया। तो इससे भी सेना के शक्ति का बहुत बड़ा जबरदस्त ह्रास हुआ, क्योंकि बहुत सारे सेना के जवान मारे गए थे प्लेग के कारण। और अंत में जो गुजरात का शासक तागी, इसने विद्रोह कर दिया था। हालांकि सुल्तान ने गुजरात को पुनः कब्जा किया, लेकिन बाद में ये तागी जो भाग करके सिंध गया, वहां तक सुल्तान पीछा किया और अंत में सुल्तान वहीं बीमार पड़ा और ठट्टा में 1351 में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो अभिनव प्रयोग जो सुल्तान के द्वारा किए गए थे, वो बारी बारी से फेल होते गए। हालांकि बहुत सारे जो प्रयोग किए गए थे वो बहुत ही गुड इंटेंशन के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ किए गए थे, उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन समय और परिस्थिति का आकलन के द्वारा सही ढंग से नहीं किया गया। दूसरा, बहुत सारे जो देश के जो हिस्से थे उसको सीधे अपने सल्तनत में नहीं मिलाना चाहिए था, क्योंकि उस जमाने में डायरेक्ट प्रशासन करना बहुत कठिन काम था। तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के पॉलिसी को छोड़ करके उन्होंने क्या किया, पूरे इलाके को अपने साम्राज्य में या अपने सल्तनत में जो मिलाया, उसके दुष्परिणाम उनको अपने जीविता काल में ही देखने को मिला। और बहुत सारे जो दक्षिण भारत और डेक्कान के हिस्से थे, जैसे बहमनी साम्राज्य, और साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर खड़ा ही हो गया था, उसका बंगाल भी आज़ाद हो गया, राजपूताना आज़ाद हो गया। तो इस तरह के जो बहुत सारे इलाके सल्तनत से आज़ाद हो गए। तो ये एक गलत पॉलिसी था। तो डायरेक्ट एनेक्सेशन गलत पॉलिसी था। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा लेक्चर कैसा लगा, आप अपना जरूर कमेंट्स लिखें। अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप जरूर पूछें।